अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं ये फ़ाउंडर हैं ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के, जिसे PBI भी कहा जाता है। नाजरीन, ये जो अदारा है ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके भी और ख़ुद भी ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, गुफ्तगू का आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान क्या क्या इक़दाम उठा रही है और ये किस हद तक आप कह लें कि बेनिफिशियल साबित हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा सा सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे काम थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है किसी हद तक जी। लेकिन हम लोग जो ज़्यादा काम कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं एक टूल के ऊपर के बच्चों को बस एक टूल सिखा दो और उसके बाद जी उसको उनको लगा दो फ्रीलांसिंग पे। और ये वो मैं थोड़ा सा इससे ना कई दफ़ा इनहराफ भी कर जाता हूँ कि जी हमें टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। जैसे अगर आप अमेज़ॉन की बात करते हैं, आप इन चीज़ों की बात करते हैं तो सिर्फ उनको एक टूल ना सिखाएं, कल को अमेज़ॉन बंद हो जाती है फिर क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी की बात करें रादर देन कि वो बात कर रहे होते हैं सब ज़्यादातर लोग हम में से कि जी आप ना ये एक टूल सीख लें। ठीक, उस टूल को सीखने का फ़ायदा तो तब तक है, यानी कि कल को उसका नया वर्जन आ जाता फिर क्या करेंगे। हाँ, वो पिछला तो गया ठीक है। तो आपने तो एक बंदे को बनाया, ठीक है, वो तब तक शायद उतरे काफ़ी पैसे कमा चुका होगा लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को अपने आप में सीखना, और आजकल जो नया दौर आ रहा है उसमें ऐसा है कि आपको सारी चीज़ों का जोड़ा होना भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि जी आगे चल के ये कैसे काम करेंगे, आपको वो भी प्रेडिक्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप आज एक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, कल को वो किसी दूसरी के साथ मर्ज हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे। तो वो हमें यानी कि कुछ इस लेवल पे जाके उनको ना, यानी हमें इनोवेटिव माइंड चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए। एक्चुअली ये मैं हर जगह पे ये बात कर रहा होता कि हमें फॉलोअर्स नहीं रिक्वायर्ड। फॉलोअर यानी कि जो है ना, जो एक टूल के पीछे भागे बंदा। जैसे सपोज करें आपने अडोब सीख लिया जी, अब अडोब बंद हो जाता कल, वो अपने आप को एक्सपायर कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे। ठीक है ना। जैसे इसकी मिसाल अगर ऐसे ले लें, एक बंदे को आप ऑटोमेटिक गाड़ी दे दें, उससे पहले वो मैनुअल चलाता रहा, अगर उसको गाड़ी के मैकेनिक्स नहीं पता होंगे वो कभी ऑटोमेटिक नहीं चला पाएगा। मतलब हम खुद को अपडेट नहीं कर रहे, खुद को अपडेट नहीं करते हम लोग। हम सिर्फ कहते हैं कि एक टूल पे काम कर लें किसी तरीके से, उस तरीके से पैसे कमा लें। फिर लोगों के ज़हनों में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हमें लगता है कि जी हम आज जो एक्चुअली गलत बातें फैलाने वाले लोग हैं ना, वो सारे कहते हैं बस ये चीज़ सीख लें, कल आप $1000 कमाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे भी नहीं हो सकता। यानी आप आज माशाल्लाह मेज़बानी कर रहे हैं, पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी। बिल्कुल ठीक है ना। वो हर बंदे के हिसाब से वो स्ट्रगल, एक्चुअली हम स्ट्रगलर नहीं बनाते, हम कहते हैं कि बस ये काम कर लो, हमारा अपना फ़ायदा हो जाए, उसके बाद बाकी सारे जन। तो सर, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो ये काफ़ी नौजवानों को मतलब आप क्या लेके सुनहरे बाग दिखाते हैं कि ये हो जाएगा, एक दिन में दूध की नहरें बह जाएंगी, तो ये फिर मतलब सब सिर्फ एक अपनी दुकानदारी चमकाने की खातिर। वो जो एक चीज़ है ना पूरे की पूरी, वो एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। यानी अगर आप उससे बात करें, उसमें मैं उसको समझता हूँ कि जी, यानी मैंने भी आज से बहुत साल पहले जब बिल्कुल डाउन हो जाता था कई दफ़ा, यानी मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फ़ायज़ हसन सियाल साहब को सुनता होता था, ठीक, और उनको या अशफाक अहमद साहब की महफिल में बैठता था जाके, ठीक है। अब उनकी बातों से ना आपको एक वो मिल जाता है, यानी राह नहीं उसको कहना चाहिए, यानी एक मोटिवेशन मिल जाती है कि ठीक है जी मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये समझ लेना अगर सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो सर, सिर्फ मोटिवेशन से भी तो काम नहीं ना चलता जब तक कि आपको रिसोर्सेज ना प्रोवाइड। आप अपनी नहीं, रिसोर्सेज देखें, हमारे यहाँ ना एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि हम दूसरों से रिसोर्सेज मांगते हैं, हम खुद रिसोर्स नहीं बनते। यानी आप इसको ऐसे ले लें कि जी आपको, यानी आज यूट्यूब हर बंदे के पास है, स्मार्टफोन हर बंदे के पास है, सिर्फ उसको यूज़ सही तरीके से करना। यानी अब मैं नॉर्मली ये बात करता होता हूँ, अब एक बंदा उस पर बैठ के फिल्में देख रहा है, एक बंदा कुछ स्टडी कर रहा है, दोनों में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, ठीक है ना। कोई दीन की बात सीख रहा है, कोई गाने नाचने गाने की बात सीख रहा है, बहुत फ़र्क है। तो कहने का मकसद ये है, रिसोर्सेज अपने आप से पैदा किए जाते हैं। यानी ये कह देना कि कोई आके मुझे बता देगा, कोई आके, हम एक्चुअली डिपेंडेंट लोग हैं ना, फॉलोअर्स हैं हम, माइंडली यानी कि जिसे कहते हैं ना दिमागी तौर पे फॉलोअर्स हैं। हमें बनाया ही, यानी कि आप ये सोच लें कि हमें जो है ना बनाया ही जॉब करने के लिए जाता है।
हम में से कोई ये सोचता ही नहीं है कि हमने कोई अपना काम भी करना, यानी कितने % लोग हैं जो अपना काम करते हैं। लेकिन हमें बनाया ही जाता है शुरू से कि आपने जॉब करनी है, जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढो, जॉब अच्छी मिल जाएगी, जॉब अच्छी मिल जाएगी तो शादी अच्छी जगह हो जाएगी, शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। तो सर ये जो खराबी यहाँ पे आई है इसके जिम्मेदार कौन है? मतलब हमारा अगर कोई नौजवान है वो भी आप कह लें कि जिसे वो पंजाबी में कहते हैं ट्रक की बत्ती वगैरह जाना, तो इसमें फिर जो तालीमी अदारे हैं उनका किरदार होना चाहिए, हुकूमत का, माँ बाप का, या दोस्त कंपनी, किसका किरदार होना चाहिए इसमें? एक्चुअली मैं ये समझता हूँ सबसे पहला किरदार अपना आता है इंसान का, ठीक है। यानी एजुकेशन सेक्टर है अपनी जगह पे, ठीक है, उसकी अपनी गलतियाँ वो यानी कि मैं उस दिन एक जगह पे किसी यूनिवर्सिटी में गया था सेशन देने, तो मैं उनसे वैसे ही ना मजाहतन पूछ रहा था, वही किताबें पढ़ते हो जो मैंने 20 साल पहले पढ़ी थी? तो वाकई वही किताबें पढ़ते जो मैंने 20 साल पहले पढ़ी थी। अच्छा, तो ऐसे तो नहीं चलती ना, यानी आपको अप टू डेट होना पड़ता है साथ साथ। अच्छा, अब एजुकेशन सेक्टर क्योंकि आपको तैयारी इस काम के लिए करता है, तो जी वो आप बिल्कुल उसी काम, आप यानी जॉब के, आप तैयारी जॉब के लिए होते हैं, आप बनते ही फॉलोअर हैं। आपके ज़हन में कभी ये आते हैं, जैसे आजकल मैंने कुछ लोगों को देखा है माशाल्लाह जो वो ना, यानी उनकी अटैचमेंट किसी चैनल के साथ भी है और वो अपना यूट्यूब चैनल भी बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, डिफरेंट चीज़ें वो सब कुछ कर रहे हैं जी, लेकिन उनमें इनोवेशन है, वो नया कंटेंट लेके आते हैं। ठीक, यानी कुछ भी सपोज करें चैनल के ऊपर आप कुछ बातें नहीं कर सकते क्योंकि पूरी दुनिया में उसने जाना है, यूट्यूब पर तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। आजकल यूट्यूब से दुनिया पैसे कमा रही है। तो वो कहने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बात की ना कि सबसे पहले वो चिंगारी आपके अपने अंदर से निकलती है। बिल्कुल, यानी आप खुद सीखने वाले हों तो फिर आपको, मैं कहता हूँ, यानी कि आपने बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी होंगी, एक रेडी वाले का बच्चा टॉप कर गया, ठीक, वो उस बंदे की अपनी आग थी, उसके पास रिसोर्सेज तो नहीं थे। लेकिन सर ये तो बड़ा एक्सेप्शनल केस है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। क्या अगर हम मेजॉरिटी के हवाले से बात करें तो हमारी जो नौजवान नस्ल है ये मतलब इतना कोई एक्सपोजर नहीं रखती, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, या पहले के पास वो एक स्पेसिफिक, जैसे आपने पहले कहा कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनका पता है, उसके अलावा नहीं जानते। जैसे हम IT सेक्टर की बात करें, इंडिया हमसे बहुत आगे, ठीक है, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेजॉरिटी में हैं, हम क्यों पीछे रह गए हैं? देखें यहाँ पे भी ना, यानी अभी आपने शायद नाम सुना होगा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जी। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ लोग बात करते हैं कि जी पहली 3 हम नहीं पकड़ सके तो कम से कम चौथी हमें पकड़ लेनी चाहिए, पहले 3 रेवोल्यूशंस भी आई थी। अच्छा, मैं ना वहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता हूँ और मैं लोगों को ये कहता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि जी पहला जब रेवोल्यूशन आया था ना 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में, तब पाकिस्तान नहीं था, तो हमारी बख्शिश है उधर, बनती नहीं है, बनती नहीं है। दूसरा आया 19वीं सेंचुरी के अंदर, तब भी पाकिस्तान नहीं था। देन आया 1969 में, ठीक है, जब टीवी आ गया, ये तब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। कितने साल हुए थे? 1947 में बना था माशाल्लाह, 1969, तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन वैसे भी अभी जंग का माहौल, जी हाँ, और हमारा जनरेशन जो है ना, हमारी जनरेशन ने किसी हद तक कोशिश कर के आज हम एक जगह पे पहुंच गए, ठीक है। अब वही जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की, जो मोबाइल आपके पास है वही मोबाइल मेरे पास है, जो लैपटॉप आप यूज़ करते हैं मैं भी वही यूज़ करता हूँ, जो इंटरनेट स्पीड आपको मिल रही है वही मुझे मिल रही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं उसको यूज़ कैसे करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा इंटरनेशनल चले जाते हैं, जो लैपटॉप मेरे पास है वो अमेरिका में भी एक बंदे के पास वही है, दुबई में भी वही बंदे के पास है, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया है, सारी चीज़ों को जोड़ दिया आपस में। यानी अभी अगर आज से क्या कहते हैं 2015 में मैं पाकिस्तान वापस आया, तो वहाँ तब मैं जब आया था ना, तब मैंने लोगों को कहा कि वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्सेप्ट होता है, तो बड़े यार आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बच जाती है चीज़ों की। तो तब लोग कहते थे नहीं ये तुम हमें क्या पढ़ा रहे हो, ये तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, मीटिंग जाके करने का मजा आता है ऐसे। पेंडेमिक ने आपको गर्दन से पकड़ के कहा कि नहीं जी वर्क फ्रॉम होम करो, मीटिंग्स ऑनलाइन करो, वापस आ गया। लेकिन अगर यही चीज़ 2015 में अपना ली होती तो आज हम बिल्कुल ही डिफरेंट जगह पे सोच रहे होते चीज़ें। यानी देखें, कई लोग ये बात करते हैं स्कूल्स बंद हो गए और सारा कुछ हो गया, अगर हम टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लेते प्रॉपरली तो ये हमें मुश्किल ना आती, ये हमें मुश्किल ना आती, ठीक है। फिर उसके बाद अभी भी देखें, स्कूल वाले ये सोचते हैं कि जी हम जो है ना अगर ऑनलाइन चले जाएंगे तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा जी। अच्छा, माँ बाप, टू बी ऑनेस्ट अगर मजाहतन बात करूँ तो माँ बाप को ये डर है कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ जाएगी अगर बच्चा बिगड़ गया तो ऐसा ही है ना, ठीक है। अब आप उसको खुद सोचिए कि अगर आपका जो है ना यानी इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना बढ़ सकता। यानी आप सपोज करें एक दुबई में बच्चा बैठा हुआ है, अभी वो किन कुछ स्कूल में जाता है, इंडियन स्कूल में जाता है, US के स्कूल में जाता है, दुबई के स्कूल में जाता है।
अगर एक पाकिस्तानी स्कूल चीपेस्ट प्राइस में उसको ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू करे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बाहर वाले स्कूल में जाएगा। बिल्कुल। तो आपका ग्लोब पे वो बढ़ गया, फुटप्रिंट बढ़ गया ना, और हमारी इंटरनेशनल इंटरेक्शन भी बढ़ गई, आपके एक्सपोजर बढ़ना शुरू हो गया। अब एक बाहर का बच्चा बैठा हुआ है उसी क्लास में जिसमें पाकिस्तानी बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल, तो एक्सपोजर बढ़ गया। वो हमारे यहाँ लोग इसको ऐसे नहीं देख रहे। अच्छा फिर देखें एक और चीज़ बड़ी मज़े की, अब आप लोग कहते हैं ना हमें फीसें नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वो ये नहीं सोच रहे कि खर्चे बच भी तो रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट सारी बच रही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम हो रही है, और उसके अलावा बहुत से खर्चे जिनकी आपकी सेविंग्स हो रही हैं। जी हाँ, यानी देखें मैं अगर पढ़ाने के लिए जब इस्लामाबाद जाता था ना, तो मुझे, अब आप खुद सोचें, मुझे 4 घंटे का ट्रैवल करके जाना है, 4 घंटे का वापस आना है, 2 घंटे वहाँ पर ट्रैवल और 3 घंटे का मैंने लेक्चर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो टोटल मेरा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बन गया 10 घंटे। 10 घंटे बन। अब जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना है तब भी मैंने 3 घंटे का लेक्चर ही देना है, लेकिन मेरे वो 10 घंटे बच रहे हैं। 10 घंटे बच रहे हैं। अब ह्यूमन आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैन आवर्स होते हैं, उन 10 घंटों में मैं क्या क्या कुछ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट टाइम है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब उन 10 घंटों में मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ, यानी सिर्फ एक सोचने वाली बात। अगर मैं उनको स्मार्टली यूज करूँ, मैं कोई नई चीज पढ़ सकता हूँ। मैं उनको स्मार्टली यूज करूँ, मैं चले बाकी सब काम छोड़े, मैं 8 घंटे सो सकता हूँ, या आप कोई और आइडिया सोच सकते हैं, यानी 50,000 चीजें हो सकती हैं। अच्छा अब वहाँ पे लोगों ने कहा, अब जाहिर है मुझे तो अब 3 घंटे के सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, ठीक, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं जी पहले तो इतने पैसे मिलते थे, तो वो पहले जो पैसे मिलते थे वो मैं गाड़ी पे जाता था, गाड़ी पे वापस आता था, तो पेट्रोल वगैरह मिला के मुझे ज़्यादा पैसे मिलते थे। अब तो मैं वो काम ही नहीं कर रहा, मेरा तो पेट्रोल लग ही नहीं रहा, ऑपरेशनल कॉस्ट ही गाड़ी की नहीं लग रही, बचनी शुरू हो गई ना। तो मुझे सिर्फ 3 घंटे जो मैं काम कर रहा हूँ, घर पे बैठे काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं। तो वो एक्चुअली लोग ना उसको सोचते नहीं है कि आपकी जो हिडन कॉस्ट है वो क्या है। ठीक, अगर हम वैसे सोचना शुरू करें तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, सिर्फ सोचने की बात है, वो हम सिर्फ ना नाम में पड़े रहते हैं 24 घंटे, नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता, नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन चीज़ों में पढ़ना चाहिए। बहरहाल ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हमें जो है ना टेक्नोलॉजी, मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ कि एक टूल को सीखने की बजाय ना टेक्नोलॉजी से सोचें आप क्या क्या और कुछ कर सकते हैं। ठीक, जैसे व्हाट्सएप वाला एक इशू आया था, हाँ जी, ठीक है, सारी दुनिया व्हाट्सएप को करना शुरू हो गई कि जी व्हाट्सएप को बंद करके कुछ और करते हैं। हाँ जी, वो जब ये प्राइवेसी का इशू था। जी हाँ, जी हाँ, और किसी ने ये नहीं सोचा कि चले अपना कुछ बना लेते हैं। ठीक, अगर आपको इतनी व्हाट्सएप से किसी को भी प्रॉब्लम है तो भाई अपना डेवलप कर लो, अपना डेवलप कर लो, वो उस तरफ जाते नहीं है कोई भी। अच्छा सर देखें, हमारा जो आजकल की जनरेशन है, ये एक छोटा बच्चा है, अमूमन 3 साल का भी वो होता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, ठीक है। आप कह लें कि उसकी जो मेंटली ग्रोथ है, जहाँ से उसे कुछ सीखना है, वो उसका पीरियड स्कूल से शुरू होता है। तो घर में कम टाइम गुजरता है, स्कूल में ज़्यादा गुजरता है। तो बच्चे की एक आप कह लें डेवलपमेंट के लिए हुकूमत पे क्या जिम्मेदारी आती है कि स्कूल में ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स लाई जाएँ कि उसको बचपन से ही आप उसके माइंड को एक्सपोजर दें और वो मतलब टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी आगे जा सके। देखें, अगर तो शुरू से ये काम हो जाए ना, जैसे जिसको हम एक तो चलें कुछ स्कूल जो अच्छे स्कूल हैं वो क्रिएटिव राइटिंग करवाते हैं जी, इसी तरह हम पजल्स को अगर लेके आए उसके अंदर, अच्छा इसी तरह लीगो के साथ आप पूरे पजल्स को बना सकते हैं, ठीक है। अभी आप किसी बच्चे को लीगो देते हैं ना तो उसके लिए बड़ी अजाब होता है, ये 1,500 का वो बनाना जो है ना, टावर बना के खड़ा करना, ये हेलीकॉप्टर बनाना जी। टेक्निकली ये सब कुछ स्कूल के अंदर होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आता है उसको लॉजिक्स। अब मैं एक जगह गया था तो वहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग की जो है ना कुछ बुक्स देख रहा था। मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ बाय द वे, लेकिन प्रोग्रामिंग कुछ बुक्स देख रहा जो कि उन्होंने किंडरगार्टन बच्चों के लिए बनाई हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने लॉजिक्स और अब हमें ये तो पता है, देखें मैथमेटिक्स जो है ना, जैसे वो थ्योरम पढ़े थे हमने जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना गलत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 20 साल का एक्सपीरियंस मैंने एक दफा भी यूज किया। सर उनका रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट है ही नहीं, आज तक हमने खुद नहीं देखा। ठीक है, वो पता नहीं क्या बसला फीसा गोरस तो पता नहीं क्या कुछ हुआ करता था, सॉरी मुझे सही परपेंडिकुलर प्लस एग्जैक्टली प्लस हाइप। अगर हम उसकी जगह प्रॉपर जो लाइफ के लॉजिक्स है ना, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से इंसान को लॉजिक्स फ्रॉम द स्टार्ट सिखानी चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स फ्रॉम द स्टार्ट सिखानी चाहिए कि एक बच्चे को इकोनॉमिक्स का पता हो कि क्या होती है। जैसे मैंने आपके सामने चंद चीज़ें बात की कि कुछ हिडन चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस चीज़ें हैं, कुछ हिडन वो होती हैं, और सारा ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स फॉर ऑल होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं है, हम वो कभी डॉलर नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, आपस में लड़ी जा रहे होते हैं, हमें किसी को भी लॉजिक नहीं पता होती किसके पीछे चल गया रहा है। सही। तो मेरा ख्याल है कि हमें इकोनॉमिक्स शुरू पहली क्लास से शुरू कर देनी चाहिए कि बच्चे को समझता है कि कल को जाके जब उसने फील्ड का पार्ट बनना है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उसको आनी चाहिए। ठीक है। फिर इसी तरह टेक्नोलॉजी में आप उनको सिखाना शुरू करें रादर देन के आप उनको वही जो थ्योरम्स वगैरह, ठीक है मैं वही कह रहा हूँ उसको छोड़े नहीं,
लेकिन कुछ रियल लाइफ का चीज़ उनको दे। जी हाँ, उनको सिखानी शुरू तो करें, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को बाहर निकालें। हमारे यहाँ वही 1 2 3 की एक रेस लगी हुई है, ठीक है, जिसके खैर मैं शुरू से बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन वो 1 2 3 की रेस ये है कि जी पहला जो 3 तक जिनकी पोजीशन आ गई है ना, उन्हीं की जिंदगी है, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये रेस हमें हर जगह पे तंग करती है। यानी आप गाड़ी पे जा रहे हैं, एक बंदे ने आपको जो है ना क्रॉस किया, आप पूरा दिन सोचते रहेंगे इसके ऊपर कि दोबारा मिलेगा ना तो मैं देखना मैं क्या करता हूँ। ना आपको गाड़ी का नंबर याद है, ना आपको गाड़ी का कलर याद है, ये मैं रियल बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है। ना आपको बंदे की शक्ल याद है, दोबारा कहाँ मिलेगा। उस चक्कर में जी आपने अपना जो है ना पूरा दिन बर्बाद किया, घर लड़ाई की, ऑफिस लड़ाई की, सारा कुछ किया। देन इसी तरह अब आप इसको ऐसे सोचें कि इसी चक्कर में शादियों में प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी ये वही चीज़ है जो शुरू से स्टार्ट हुई है। सर यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है नाजरीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, जैसे इंडिया और हमने अपना इकट्ठा सफ़र शुरू किया है आज़ादी के बाद से, फिर जंगें भी हमारी होती रही हैं और आलमोस्ट हमारे जो कह लें मुआशी हालात वो भी एक जैसे थे शुरू में। क्या वजह है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया आईटी में, हम पीछे रह गए? अच्छा देखें, इसके पीछे वजह तो जो भी हो, यानी जिसको आप कहें ना, अब वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है जी, उन्होंने चीज़ों को ना, देखें हमें अपने साथ जिसे कि सिंसियर होना पड़ेगा एज ए इंडिविजुअल लेवल पे जी। यानी हमारे यहाँ ना, अगर मैं सादा बात करूँ, कभी आपने देखा हो कि वन वे पे आते हुए एक साइकिल वाला भी गलत आ रहा है, एक मर्सिडीज वाला भी गलत आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि हमें पता ही नहीं है करप्शन किसे कहते हैं। एक बिगाड़ है जो नीचे से ऊपर गया, जो नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे है, जो हर तरफ है। जब कोई बंदा आके बात करता है ना, यार आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है ना, यानी कहते हैं नहीं, ये जो एक बंदा आके हमें सही करने की कोशिश करना, ये बंदा गलत है सर, ये बंदा गलत है, ठीक है, अपनी गलती नहीं मानेंगे। अब मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, बल्कि वाकया एक छोटा सा बड़ा मजे का। एक ना मैं मॉडल टाउन में जा रहा था एक जगह पे, इट वाज 2016 शायद। अच्छा, तो गाड़ी में मैंने किया, अब सामने से ना वन वे है, एक साहब आ रहे हैं, मैं गाड़ी नहीं बताऊंगा, अभी गाड़ी एंड पे बताऊंगा गाड़ी कौन सी थी, सामने से आ रहे हैं, और मैंने कहा यार अगला यू टर्न जो है ना, बिल्कुल दैट इज, यानी कि थोड़ा सा आगे, वहां से आप यू टर्न लेके आ जाए यार, अभी आप गलत आ रहे हैं, पूरी रोड ब्लॉक कर दी। अब वो साहब पहले तो बाहर निकले, गुस्सा शुस्सा किया, उन्होंने कहा आप पीछे करें गाड़ी। मैंने कहा नहीं जी मैं पीछे नहीं करूंगा, मैं तो ठीक आ रहा हूँ। तो वो जो है ना, वो अब देखें सर पेट्रोल का बड़ा इशू है, फलां 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 फलां, और वो चला रहे थे मर्सिडीज। तो मैंने कहा सर वाकई आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है मेरे से, आप प्लीज़ आप चले जाए, मैं साइड पे कर लेता हूँ। सो द पॉइंट इज कि वो जो है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक लोग गलत है यानी, और हम में से कोई इसको ठीक करना नहीं चाहता, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे ठीक करना नहीं चाहते। वो आपने देखे होंगे फेसबुक पे और डिफरेंट जगहों पे जो है ना, वो चल रहा होता है कि जी आपका जो है ना, यानी चेंज कौन कौन करना चाहता है, सारे हाथ खड़ा करते हैं, चेंज कौन कौन होना चाहता है, कोई हाथ खड़ा नहीं करता। बिल्कुल सर, ये जैसे वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि जो कौम जैसी होगी उस पर हुक्मरान वैसा ही मुसल्लत किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, ये तो नॉर्मल है ना, यानी कि आप, क्योंकि आप में से किसी ने आगे आना है, हम में से किसी ने आगे आना। फिर अगर कोई बंदा वैसा आ जाता जो नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करे, तो वो फिर आपको लगता है कि ये क्या है यार, ये बात कहीं फिट नहीं बैठ रही। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। अच्छा सर, जो आपका इंस्टीट्यूट है ब्लॉकचेन के हवाले से ये काम कर रहा है, पहले तो आप हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या, ये टर्म का मतलब क्या है, और इसका जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है? सबसे पहले तो ये जान लें कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अच्छा, अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो वो कहेंगे लै सर ने जो है ना बात वहीं पे शुरू वहीं से की है। हमारे यहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग इस मिसकॉन्सेप्शन को फैलाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन है, ठीक, और अगर क्रिप्टो करेंसी का आंसर बीच में से निकाल दिया जाए तो ब्लॉकचेन खत्म हो जाती, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, ब्लॉकचेन अपने आप में एक इंटरनेट लेवल की टेक्नोलॉजी है। यानी अगर मैं इसकी मिसाल दूं कि ये ब्लॉकचेन है जी, इसमें बल्कि ये इंटरनेट है, ये सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब है, और यूट्यूब में ये एक वीडियो पड़ी हुई है आपकी, ठीक है, ये ब्लॉकचेन है, ये फाइनेंस का सेक्टर है, फाइनेंस के सेक्टर में ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, और उसके अंदर ये बिटकॉइन पड़ा हुआ है, छोटा, ठीक, मतलब एक एटम है, एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी चीज है जिसके बगैर दुनिया चल सकती है। सकती है। अब अगर आते हैं हम ब्लॉकचेन की डेफिनेशन की तरफ, ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जी। अच्छा,
पहले होते थे सेंट्रलाइज डेटाबेस, अब ब्लॉकचेन के अंदर क्या हुआ, उन्होंने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। अब होता क्या है कि पूरे का पूरा डेटाबेस या पूरे का पूरा रिकॉर्ड डिफरेंट जगहों पे पड़ा होता है, ताकि कल को अगर सपोज करें, अभी सेंट्रलाइज में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो डाउन होना तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे सपोज कर लेते हैं यूट्यूब का पूरा सिस्टम बैठ जाता है, ठीक, तो अब आपको यूट्यूब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर गूगल बैठ जाता, आप गूगल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो या डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह पे पड़ा हो, तो अब आपको डाउन टाइम नहीं मिलेगा। तो ये ब्लॉकचेन के अंदर जो है ना कुछ यानी वो हैं इसको। और जहाँ तक वो रहा सवाल पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट का, वो एक्चुअली आइडिया क्रिएट हुआ था हमारे यहाँ ना, लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल चेंज है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इंटरनेट आज से 30 साल पहले आया तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज था, लोग उसको सोच भी नहीं सकते थे। तो ब्लॉकचेन अभी तक ना लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी आपको एक मिसकंसेप्शन थोड़ी सी बताई। तो मैंने ब्लॉकचेन पे जब सोचना शुरू किया ना, मैं वाहिद शायद ऐसा बंदा हूँ जो ब्लॉकचेन के उसमें बात करता जिसका क्रिप्टोकरेंसी से कोई लेना देना नहीं है, जो बात ही नहीं करता उसके ऊपर। मासवाए वो जो KPK में एक बहुत माशाल्लाह ज़ियाउल्लाह बंगश साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और उस पर एक कमेटी बनाई डिजिटल एसेट्स के ऊपर और सारा, तो मुझे एज ए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट उसमें डाला गया। तो तब जो रिसर्च की थी वही की थी, वरना मुझे कोई ये क्रिप्टो करेंसीज का कोई शौक नहीं है, ठीक है जी, मैं उससे बहुत आ रही हूँ। तो अच्छा खासा यानी कि मेरे स्टूडेंट्स भी जानते हैं और मैं उसमें बहुत सारे वो चीज़ें। तो ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट बनाने का मकसद था लोगों को रियल टाइम बिग पिक्चर दिखाई जाए लोगों की, लाइक कि जी आप इसको सप्लाई चेन में यूज़ कर लें, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। आप उसमें पैसों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें, आप उसमें इन्वेंट्री रखनी शुरू कर दें, आप उसके अंदर टिकट्स का वो रखना शुरू कर दें। जैसे अभी मैं आपके पास मेहमानों का डेटा आप रखना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा बेसिकली आप ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसके अंदर चीज़ें ऐड हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती। ठीक है सर, जो आपका अदारा है PBI, ये इस बारे में क्या मतलब खिदमत अंजाम दे रहा है और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आपके अदारे में ऑफर्स किए जा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे हमारा एक मेन फोकस है अवेयरनेस देना। अच्छा, ये बेसिकली 3 तरह की सर्विसेज है। सिर्फ वो इंस्टीट्यूट ना, एक्चुअली लोग ये समझ लेते हैं कि जो है ना शायद सिर्फ पढ़ाया जाता है यहाँ पे। पढ़ाया जाता है, बिल्कुल। एक्चुअली ये एक रिसर्च सेंटर मैंने बनाया था, ठीक है। नाम इंस्टीट्यूट इसलिए रखा था क्योंकि इंस्टीट्यूशनल चेंज। अच्छा, बेसिकली ये रिसर्च सेंटर, टेक्निकली ये रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो मैंने इस लेवल पे वो किया था। अच्छा, यहाँ पे अवेयरनेस भी दी जाती है, एजुकेट भी, यानी कि इसके 3 पार्ट्स हैं, एजुकेशन, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। ठीक, यानी मैं जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जो इनिशिएटिव हैं उनका पार्ट हूँ जी, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हूँ, कंपनी का भी पार्टनरशिप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद जो है आपका जो रिसर्च लेवल पे है वो भी हम डिफरेंट वाइट पेपर्स मैं लिख रहा होता हूँ या टीम लिख रही होती है, इन्फोग्राफिक्स हम लोग बना रहे होते हैं ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके। जैसे मैंने जो अपनी बुक लिखी थी वो ब्लॉकचेन की अपने टाइप की ज़रा बुक थी जो इंटरनेशनली काफ़ी लोगों ने उसको वो किया, दैट इज़, उसका नाम भी मैंने रखा था ब्लॉकचेन बियॉन्ड बिटकॉइन, यानी बिटकॉइन से अलावा ब्लॉकचेन में क्या है। वो इंटरनेशनली बहुत मानी गई किताब, और मज़े की बात यह है कि वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक, यानी उसको लिखने के बाद मैंने उसको फ्री अवेलेबल कर दिया था लोगों के लिए कि भाई इसको पढ़ के कम से कम सीखें कि क्या है। तो हम लोग यानी इस किस्म के अभी अवेयरनेस सेशन होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट। अब जो कोर्सेज़ की बात है, पहले तो मैं खुद कोर्सेज़ लॉन्च नहीं कर रहा था जी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने चंद 3 तरह के, यानी कि एक है बेसिक से आर्किटेक्चर लेवल यानी इंटरमीडिएट का, देन प्रोग्रामिंग है थीरियम की, और हाइपर लेजर एक और फ्रेमवर्क है, 2 फ्रेमवर्क्स हैं, उनकी हम प्रोग्रामिंग को वो कर रहे हैं कि ताकि लोग वो जो स्किल है उसको सीख सकें। और उसके अंदर हम उनको सिर्फ ये नहीं करते कि जी आप जो है ना ये एक टूल सीख लें और बस जी बाद में जाके जो आपका दिल करता है ओवरऑल उसे हम उनको पूरा ओवरऑल यूज केसेस के साथ एक्सपोजर देते हैं। ठीक, यानी ये एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने जो ब्लॉकचेन बाहर से मैं पढ़ के आया और सारा कुछ जो मैंने सीखा चीज़ें, मैंने उन सब चीज़ों को कंबाइन कर दिया ताकि लोग उसको जो है ना हमारे, क्योंकि कल को जब हमें सबसे बड़ा इशू तब आना है जब लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ ने आपको कहना है कि अपना डेटा हमें ब्लॉकचेन पे दें, तब प्रॉब्लम आएगी बहुत बड़ी, और वो लोगों को अभी नज़र नहीं आ रही लेकिन आएगी बहुत जल्द, क्योंकि दुबई अपना पूरे का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पे लेके चला गया है, सऊदी अरब अपना फाइनेंशियल सेक्टर पूरे का पूरा ब्लॉकचेन पे लेके जा रहा है। हम पाकिस्तान अभी इस हवाले से कोई काम नहीं कर रहा है, पाकिस्तान अभी उस लेवल पे नहीं है, यानी कि आप ये कह सकते हैं लोग ब्लॉकचेन का नाम लेके बेवकूफ़ तो बहुत बना रहे हैं लेकिन कोई प्रैक्टिकल काम उस लेवल पे नहीं हो रहा। बाय द वे वो ज़ियाउल्लाह बंगश साहब ने तब एक ब्लॉकचेन की कमेटी बनाई थी कि जो ब्लॉकचेन के यूज़ केसेस को देखेगी, लेकिन वही जाहिर है वो डिसॉल्व हो गया सारा कुछ, कमेटी डिसॉल्व हुई तो वो जितनी सब कमेटीज़ बनी थी वो भी डिसॉल्व हो गई सब।
तो ये तो सर आपके अदारे से पहले पाकिस्तान में कोई अदारा बनाया गया है इस हवाले से? मतलब आपका पहला है, और ये किस सन में बनाया गया? ये मैंने 2019 में 29, मतलब अभी रिसेंटली? जी जी जी, मतलब इससे पहले पाकिस्तान ब्लॉकचेन से बिल्कुल ना वाकिफ है? जी हाँ, सही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ काम किया जी, तो वो आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया और उसका फ़ायदा क्या था? यही डिजिटल एसेट्स के ऊपर एक्चुअली काम कर रहे थे हम लोग, इसके ऊपर पॉलिसीज़ बना रहे थे ताकि ये जितनी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनके ऊपर यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, लाइक एनवायरनमेंट वालों को, लाइक FIA, लाइक स्टेट बैंक, और जितने भी उन लोगों को सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और डिजिटल एसेट्स के ऊपर काम किया जाए। कि डिजिटल एसेट का मतलब ये है कि जी आप अगर सपोज करें आपके पास एक ज़मीन है जी, ठीक है, उसको हम डिजिटली कन्वर्ट करके उसके ऊपर एक QR कोड दे के उसकी एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे रख देते हैं ताकि कल को कोई उससे मुकर नहीं सकता, यानी कब्जा ग्रुप और ये वो जो भी चीज़ें होती हैं उनको रोका जा सके। इसी तरह आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो रुक सकती है पूरी की पूरी। तो वो हम उसके ऊपर कुछ पॉलिसीज़ पे काम कर रहे थे, लेकिन वो बहरहाल वो डिसॉल्व हो गई कमेटी ड्यू टू। तो हमारी जो अवाम है ये काफ़ी हद तक पटवार खाने की आदी हो चुकी है, या कह ले कि सीधा एक सिस्टम अंगूठा या साइन, तो ये ब्लॉकचेन को कबूल कर पाएगी इस प्रोसेस को? देखें वही बात है जो पेंडेमिक ने हमारे साथ किया है ना, अभी नहीं करेंगे तो 2 साल बाद करना पड़ जाएगा। मतलब इसके अलावा गुजारा नहीं है, चारा नहीं है ना, बिकॉज देखें बाकी तमाम कंट्रीज कर रहे हैं, वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। जैसे मैंने भी दुबई की बात की, अगर दुबई कल को आपको कहता है अपना हेल्थ केयर का डेटा और अपना वीज़ा का डेटा आप हमें ब्लॉकचेन के ऊपर भेजें जी, अदरवाइज हम आपको वीज़ाज नहीं देंगे, आपकी मजबूरी है करना। ठीक, अगर आप यानी आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं ना, वो मैं नॉर्मली एक टर्मिनोलॉजी बोलता होता हूँ कि अगर आप खुद टेक्नोलॉजी अपना लें तो बहुत अच्छी बात है, आप बूस्ट कर जाते हैं। अगर आप खुद नहीं अपनाते तो फिर दुनिया गर्दन पकड़ के कहती है अपनाओ, जैसे हमारे साथ पेंडेमिक में। सर अब साइबर वार का जैसे दौर आ गया, ठीक है, अब बंदूकों से जंग कम लड़ी जाती है और आप कह लें कि 5th जनरेशन वार का ये ज़माना है, तो इंडिया भी मतलब इस कोशिश में रहता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उन पे साइबर वॉर अटैक किया जाए, या पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उन्हें लीक किया जाए। तो हमारा जो साइबर सिस्टम है वो किस हद तक मजबूत है इसको ओवरकम करने के लिए? देखें हमारे यहाँ बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन वही अभी पिछले दिनों गालबन मेरा ख्याल है लास्ट मंथ में ही एक पॉलिसी बनाई है इन्होंने साइबर सिक्योरिटी की गवर्नमेंट लेवल पे जी, तो होपफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। मैं पढ़ रहा था उसको क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल है, तो देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, बशर्ते ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हम किसी अच्छी तरफ जा सकते हैं। अभी गए नहीं है, बस कोशिश जारी है स्टिल। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, लेकिन क्या वो उस तरीके से यूज़ हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, दैट्स अनदर क्वेश्चन। क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसको पॉलिसी बना के और उसके ऊपर प्रॉपरली काम करना चाहिए। लेकिन हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वर्ल्ड नोन इंजीनियर्स हैं टू बी ऑनेस्ट, यानी वो सर आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर किस कंट्री का है टेक्नोलॉजी में? अगर हम देखें अभी फ़िलहाल जो मेन जंग है वो तो चल रही है अमेरिका और चाइना की, इकॉनमी की भी और टेक्नोलॉजी की भी है। आप इन दोनों ममालिक में से किसको देख रहे हैं कि वो आगे निकल रहे हैं? उन दोनों ममालिक में से चाइना को, और चाइना के साथ पाकिस्तान को। चाइना के साथ पाकिस्तान को, ठीक। बिकॉज एक पिछले दिनों में एक प्रोग्राम में गया हुआ था तो वहाँ पे बात हो रही थी कि वेयर यू सी इन पाकिस्तान इन 2050, मैं कहा इंशाल्लाह बी ए सुपर पावर। मतलब जहाँ चाइना जाएगा वहाँ हम नहीं, चाइना ना भी जाए हम चले जाएंगे, हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, आप ज़रा आते हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ, तो आप ज़रा ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी कितनी इकसाम की हैं और जो यूनिवर्सली यूज़ होती है सबसे ज़्यादा वो कौन सी है? क्रिप्टो करेंसी अभी जब सिलसिला शुरू हुआ था, ये जब सारा कुछ यानी 2020 में तकरीबन 4000 टाइप की थी जी, और अभी मैं पिछले दिनों किसी जगह पे सुन रहा था कि 10,000 बन गई हुई हैं। ठीक है, लोग अपने कॉइन्स बनाते जा रहे हैं, करेंसीज बनाते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सबसे जो पॉपुलर है वो बिटकॉइन है, ठीक है। और मैं ऑब्वियसली इसके कोई बहुत ज़्यादा हक में नहीं हूँ, ये यानी कि बड़े लोग मुखालफत करते हैं इस बात पे, क्यों नहीं है ये फ्यूचर है। मेरे हिसाब से फ्यूचर नहीं है, मेरे हिसाब से फ्यूचर CBDC का, दैट इज़ सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसीज। जैसे चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है अपने वहाँ पे, यानी पूरे कंट्री में नहीं की लेकिन चंद शहरों में कर दी है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज क्या करता है, वो अपनी जो करेंसी, जैसे हमारा पाकिस्तानी रुपी है, हम उसको ई-रुपी की तरह बना दें तो वो एक वॉलेट में आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा। अभी तो ये है ना, कोई डाकू लेने आया चीज़ जी, मोबाइल भी ले गया, कैश था हाथ में वो भी ले गया, पेपर मनी भी ले गया, सब कुछ ले गया।
तो अगर वो सारा कुछ आपके मोबाइल में आ जाए वॉलेट के अंदर, वो आपका वॉलेट ले जाता है लेकिन उसको ओपन नहीं कर पाएगा कभी भी। और CBDC बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं ताकि, और वो इतने सिक्योर हैं कि कोई बंदा उसको ओपन नहीं कर सकता। ठीक। तो मुझे फ्यूचर उसका नज़र आता है, लोगों को नज़र क्रिप्टो करेंसी का आता है। मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ ना, तो यानी बिटकॉइन इज़ बेसिकली एक पर्ची है जी। यानी अगर मैं मिसाल दूँ आपको कि जी आपने किसी को, जैसे मैंने आपको, अब आपके सामने एक पेपर है, मैंने आपको 100 रुपया पकड़ाया, आपने उस पेपर पे लिखा कि अहमद साहब ने मुझे 100 रुपया दिया। अब वो पेपर आपने मुझे दे दिया, 100 रुपया आपने रख लिया, उसके बाद वो पेपर मैं आगे बेच देता हूँ 200 रुपये का, उससे आगे 3000 रुपये का, उसे बेसिकली ये चीज़ चल रही है और कुछ भी नहीं। सही, यहाँ ब्रेक का टाइम हुआ है नाजरीन, हम लेके एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा सर, अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो ये पेपर मनी की निस्बत किस हद तक सेफ़ है? क्योंकि देखिए चले पेपर मनी तो हो गया कि आपसे कोई लूट के ले जा सकता है, लेकिन ये हैक नहीं हो सकती या हैकर्स से बची हुई है। तो दूसरी तरफ अगर डिजिटल करेंसी है, इस पे जाहिर है साइबर अटैक का भी खतरा है, हैकिंग का खतरा है, तो ये किस हद तक अनसेफ है या आप क्या समझते हैं कि ये? देखें, जब हम बात करते हैं ना डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन की जी, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि दिमाग में वही सब लोगों के दिमाग में क्रिप्टो करेंसी, और पिछले दिनों जो क्रिप्टो करेंसी के हैक हो गया जी, इतने लोग बिटकॉइन निकाल के ले गए, इतनी क्रिप्टो करेंसी निकाल के ले गए। हाँ जी, वो प्रॉब्लम होती है उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसके ऊपर। ठीक, अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग ठीक कर लें प्रॉपर करके, देन उसके बाद आपने उसको सिक्योर सिस्टम में बना दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि हैक के चांसेस है, बिकॉज आपका डेटा मल्टीपल जगहों पे पड़ा हुआ है जी। अभी तो हैक इसलिए होती है चीज सेंट्रलाइज्ड पड़ी हुई है, ठीक, लेकिन अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड पड़ी होगी तो उसके हैक के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन वही बशर्ती है कि उसके ऊपर प्रॉपर आर्किटेक्चर बने। सर लेकिन चांसेस कम होंगे, खत्म तो नहीं होंगे? खत्म तो वही बात, जैसे वही बात है कि खत्म तो तब होंगे जब आप उसको बिल्कुल फुल प्रूफ बना दें। और फुल प्रूफ बनाने के लिए ना, किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी IT या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में फुल प्रूफ बनाने के लिए आपको ना, हमारे यहाँ कहा जाता है डिजाइनिंग 80% होती है, इंप्लीमेंटेशन 20% होती है। तो 80-20 का रूल होता है कि आपने इंप्लीमेंटेशन से पहले जब आपने उसको डिजाइन करना है ना, तो 80% एफर्ट आपकी उसमें लग जानी है जी। अगर तो आपने पूरी 80% लगा दी, फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकेंगे, सेफ है, फिर सेफ है। लेकिन अगर आप वो कहते हैं ओहो बस इंप्लीमेंट करो जिस तरह नॉर्मल होता है, हाँ जी, तो वो बस वाली जो इंप्लीमेंट है वो तो फिर आप उसको। लेकिन सर ये भी तो एक कहा जाता है ना कि हार्ड सिक्योरिटी का तोड़ भी मौजूद है। देखें, ब्लॉकचेन की जो तोड़ है ना, वो आता है क्वांटम कंप्यूटर्स में। अच्छा, यानी अभी इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसके ऊपर चल रहा है, दैट इज SHA 256। थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो गई, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या। लेकिन इसको क्वांटम कंप्यूटर जब ब्रेक करेगा ना, यानी कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड ना 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस, ठीक, तो इसके लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर चाहिए। मतलब ये आम कंप्यूटर तो गया ना, यानी खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे लोगों के दिमाग कि क्वांटम कंप्यूटर तो आ जाएगा और कुछ अरसे में दुनिया में, यानी कि अभी जो प्रेडिक्शन है कि जी हर बंदे के हाथ में 2035 में क्वांटम प्रोसेसर होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे? तो हो सकता है तब तक इसकी जो सिक्योरिटी है वो, यानी कि अभी 2⁻256 चल रही है, तब वो 2⁻2056 हो जाए, वो भी तो बेहतर हो जाएगी ना, बेहतर हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीजें साथ साथ आपको सिर्फ अपना के उसमें अडेप्टेबिलिटी लेके आनी है। अगर आप अडेप्ट ही नहीं कर रहे तो आप उसमें बेहतरी क्या करेंगे बेसिकली, क्या। अच्छा सर, क्रिप्टो करेंसी के पाकिस्तान के मौशी निज़ाम पे क्या नुकसानात हैं या फ़ायदे? फायदे तो मुझे खैर कोई नहीं नजर आते, लेकिन चले नुकसान ही नजर आ रहे हैं मुझे। तो फिलहाल नुकसान इसलिए नजर आता है, देखें आप एक जिसे कहते हैं ना वाइल्ड हॉर्स, एक आम आदमी को पकड़ा दें, ठीक, विदाउट एनी रेगुलेशंस, कि जाओ जी करो, तो वो उसको डार्क वेब पे भी यूज कर सकता है। आप लोगों ने डार्क वेब का नाम सुना होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल सर, ठीक है। डार्क वेब पे मेन, जी हाँ, डार्क वेब पे मेन करेंसी है, देन आप मनी लॉन्ड्रिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ 1-2 साहब ये कहते हैं कि इससे इकॉनमी ऊपर चली जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इससे इकॉनमी को कोई भी फर्क पड़ेगा, ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। अच्छा, देन उसके बाद बात आती है कि जी लोग इसको सोचते हैं कि जी शायद इससे जो है ना आपको कोई किसी तरह का बूस्ट मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता, यानी कि क्योंकि देखें एक थर्ड पार्टी चीज़ है जी, यानी लोग कहते हैं कि इसको ओपन सोर्स है, सारा कुछ है, लेकिन अगर सपोज कर लेते हैं आप इसको एक ना टेंडर इकॉनमी बना देते हैं यहाँ पे फिलहाल,
अगर लोगों ने पूल बना लिए और आप कोई अपडेट लेके आना चाहें और वो सारे कहते हैं कि नहीं जी हम तो इसमें अपडेट आपको लाने नहीं देंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पर। ठीक है ना। तो ये यानी इस तरह की चीज है। आप एक वाइल्ड हॉर्स एक आम आदमी को नहीं पकड़ा सकते कभी भी। हाँ, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, देन यस। अच्छा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी किस तरीके से, उसकी डिफरेंट प्रायोरिटीज बन सकती हैं कि जी डायरेक्ट कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जैसे वही बताने लगा था, एक साहब थे वो कहते थे कि इसके ऊपर ना जितने भी लोगों के पास ये है ना उनसे टैक्स लें। अच्छा, वहां पे मेरा क्वेश्चन उनसे ये था, मुझे ये बताएं कि एक बंदे के पास सपोज करें 1000 बिटकॉइन पड़ा हुआ या 1000 तरह की क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, मैटर ऑफ सेकेंड्स में वो क्या करे, गवर्नमेंट ने यहां से लिखा कि जी आप जो है ना इस पर टैक्स पे करें जी। उसने 999 फॉरन अपने किसी दूसरे बाहर किसी जगह पे भेज दिए। मैटर ऑफ सेकंड्स है ये, यानी कि दिस इज मिली सेकंड। आपने भेज दिए, अब जो है आप वो बता शो करता मेरे पास तो जी 1 बिटकॉइन ले लो जितना टैक्स लेना, आप क्या कर लेंगे वहां पे। तो मनी लॉन्ड्रिंग जितनी ज्यादा हो सकती है वो बंदा सिर्फ सोच भी नहीं सकता। ठीक है ना जी। तो सर बिटकॉइन की शरई हैसियत क्या है अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हलाल या हराम? खैर, जो मुफ्ती हजरात है, मैं ज़ाहिर मुफ्ती तो नहीं हूँ इसलिए मैं इस पर फतवा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरी एक छोटी सी जिसे आप कह लीजिए रिसर्च है, किसी भी चीज़ का जो इस्लाम के अंदर ना, वैसे तो बहुत सारे मुफ्ती हजरात इसको हराम करार देते हैं क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं है या इसकी बैक पे कोई कुछ नहीं। तो ये इसी तरह की चीज़ है क्योंकि वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने आपको पर्ची अब आप बेचते फिरें, ठीक है। अब वो पर्ची जो है उसकी तो मादी हैसियत कोई नहीं है, मैं तो उससे कुछ परचेज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। तो इस्लाम ना एक सलामती वाला मजहब है बेसिकली, वो अपने मुसलमान को ना सिक्योर करता है हर तरीके से। अच्छा, यहाँ पे जो काउंटर अटैक आता है ना, नॉर्मली काउंटर क्वेश्चंस आते हैं, ओ जी फिर तो इंटरनेट भी वर्चुअल है, ओ जी फिर तो जो आपकी वेबसाइट है वो भी वर्चुअल है, ओ जी इजी पैसा भी वर्चुअल है। हर टेक्नोलॉजी को उसमें डाल दिया। हाँ, अब मजे की आपको बात बताता हूँ जहाँ पे मैं उनको जो बात कर रहा होता हूँ कि सर वो चीजें वर्चुअल नहीं है, बिकॉज अगर सपोज करें आपकी वेबसाइट हैक होती है या वेबसाइट बंद होती है, पीछे एक सेंट्रलाइज सर्वर पड़ा हुआ है जहां से आप उसको क्लेम कर सकते हैं, जहां से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ऐसा ही है। इजी पैसा वर्चुअल नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर आप किसी को गलत भेज दें इजी पैसा में पैसे, आप उसको आप कंपनी से क्लेम करते हैं, आप कंपनी को क्लेम करते हैं, उसको कहते हैं कि यार मैंने जी गलत भेज दिया, मुझे वापस करो ये पैसे, वो आपको वापस भेज देते हैं। सपोज करें अगला पैसे नहीं लेता तब भी वो वापस आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे आप किसी को गलत भेज दें, आप बस वो गए, फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये खत्म है, ये खत्म, ये बैक पे कोई नहीं है, बैक पे कुछ नहीं है इसके, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें, क्योंकि मुसलमान जो है ना, जो इस्लाम है, वो अपने जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, अपनी नबी वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने अपने जो उम्मती हैं ना, जो कहते हैं नबी वसल्लम ने, उनको उन्होंने सेव किया हर तरह से, ठीक है ना। तो ये वो सेफ इसके अंदर बंदा नजर नहीं आता कहीं पे भी, नजर नहीं। अच्छा सर, अगर आप हमारे लोगों का माइंडसेट देखें तो ये किस तरफ ज़्यादा इनका रुझान है, पेपर मनी की तरफ या क्रिप्टो करेंसी की तरफ? ये इजी मनी वाले लोग हैं, सॉरी टू से, लेकिन इनको बस चाहिए कि हमें बस फटाफट पैसे बन जाए, बस वो पावे शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट में आपको पता नुकसान ज़्यादा होता है, नुकसान, ठीक है। वो हार्ड कैश हो, वो ये सॉफ्ट कैश हो, वो उनको लगता है कि बस जो है ना, ये लोग तो माशाल्लाह वो लोग हैं जो गेम में भी पैसे जीत जाए ना तो खुश होते हैं कि देखो जी गेम में हम मिलियन है, बंदा कहता है वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक, मतलब वो देसी जुबान जुगाड़ू वो पता नहीं कौन सी एक इंग्लैंड से आई हुई थी, कोई फीमेल थी, मैं किसी मीटिंग में बैठा हुआ था तो वहाँ पे किसी ने ना ये वर्ड बोला जुगाड़ू, तो वो बड़ा मजे का कह रही थी, पाकिस्तानी थे जुगाड़ू कौन। यानी मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, अगर हम बैंक्स के हवाले से बात करें, जो बैंक्स है वो किस मकसद के लिए अपनी ज़ाती क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, जैसे कि JPM मौजूद है? देखें, अभी तक खैर किसी ने बनाई नहीं है, लेकिन वो जो हम बात कर रहे थे ना CBDCs, हाँ जी, ठीक है। एक्चुअली होता क्या, जो हार्ड कैश आपके हाथ में होता है ना, ये 100 रुपया, असल में ये 100 रुपया नहीं होता, आई होप आपको ये बात पता होगी, ये 100 रुपया नहीं है, ये ज़ाहिर उस पेपर की एक कॉस्ट है, उसकी प्रिंटिंग की एक कॉस्ट है, ठीक है ना। तो जब आप डिजिटल करेंसी CBDCs की बात करते हैं ना, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज की, तो अगर जैसे वो डिजिटल युआन की मैं बात कर रहा था जो चाइना ने अपना बनाया, तो अब वो 100 रुपया पूरे का पूरा, अच्छा, क्योंकि उसको तो उन्होंने कुछ भी नहीं फिर एक और बात इसमें सबसे मजे की ये हो सकती है कि अभी क्या है, आपने कोई भी बंदा आया, जितना मर्जी प्रिंट किया, ब्लैक मनी बनाया, बाहर जाके उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया, उसने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, अब वहां से जो पैसा वापस आया वो सर्कुलेशन में फिर रहा, अब एक्चुअल में तो उसकी बैक पे कुछ भी नहीं है, यानी सोना नहीं है, तो आपकी जो
उसकी पैसे की जो प्राइस है वो नीचे जाती जाएगी। ठीक। अब अगर आपने ये बनाया और उस सिस्टम में आपने ऑटोमेशन में ये लिख दिया कि हर साल, सपोज कर लेते हैं, मिसाल दे रहा हूं, 50,000 रुपए ही सिर्फ प्रिंट हो, वही मार्केट में सर्कुलेशन के लिए आए, तो खुद सोचेंगे प्राइस ऊपर नहीं जानी शुरू हो जाएगी चीज़ों। बिल्कुल ऐसे। तो ये बेसिकली उसका फ़ायदा ही है। तो सर ये जो ब्लॉकचेन का प्रोसेस है, इसे इंडस्ट्रीज में यूज़ करने का किस हद तक फ़ायदा है? इसको इंडस्ट्री, यानी कि आप खुद सोचेंगे क्वालिटी कितनी बेहतर है। आप सपोज कर लेते हैं, अभी आप अगर मेडिसिन लेने जाते हैं जी, बल्कि आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्या चीज़, आप क्या देखते हैं मेडिसिन पकड़ के? सबसे पहले तो एक्सपायरी डेट देखते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लें कि आपने वहां पे QR कोड दिया हुआ है, किसी भी मेडिसिन कंपनी, आपने उस QR कोड को स्कैन किया, अब वो आपको सारा कुछ बता रहा है कि जी ये बनी तब थी, इसका रॉ मटेरियल तब आया था, बनी तब थी, शिप तब हुई, उसके बाद पाकिस्तान कब पहुंची, फिर जी उसके बाद इस मेडिकल स्टोर पे कब से पड़ी हुई है। सपोज कर लो पिछले 4 साल से पड़ी हुई है, आप कभी भी नहीं लेंगे। ठीक, ऐसे ही तो ये चीज़ों की क्वालिटी नहीं बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। आप इसी को इम्प्लीमेंट आप फ्रोजन फूड पे करके देखें, एग्रीकल्चर पे करके देखें, सिर्फ एक दो उसको करके देखें डिफरेंट जगहों पे, आप तो आपको समझ आएगी कि ब्लॉकचेन, क्योंकि अब तो वो जो जितना मटेरियल है ना, जितनी चीज़ आ रही है वो ओरिजिन बेस आ रही है, वो आपको बता रही है कि ये कितनी ओरिजिनल चीज़ है। तो चीज़ अब वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना। या जैसे आप ई-कॉमर्स में हैं, जी, जब चीज़ आती है, मेरे साथ तो खैर बड़ी दफा हो चुका है, आपके साथ पता नहीं कितनी दफा 2 नंबरी हुई है नहीं, लेकिन इंसान, पाकिस्तान में तो 2 नंबरी हर किसी इंसान ये सोच रहा होता है ना कि जी ये जो चीज़ है, ये यार मुझे ओरिजिनल मिली है कि नहीं मिली है। बंदा लेने के बाद, यूज करने के बाद भी सोच रहा होता है यार पता नहीं मैं ठीक। तो अब वो जो चीज है, सपोज करें वही, उसके बाद उसके ऊपर शर्ट के ऊपर एक QR कोड लगाओ जो बता रहा हो कि ये इस दिन बनी थी, इस दिन शिप हुई थी, इस दिन आपके घर पे ये डिलीवर हो रही है या हो चुकी है। आप जब उसको वेरीफाई करें, बंदे को पैसे फौरन मिल जाए। तो वो पूरा ओरिजिन, यानी पूरे प्रोसेसेस की बात है ये। वो मैं भी कह रहा हूँ 80% और 20%। तो आपको इसको प्रोसेसेस को, तो हर इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो सकता है। जितने वो जो 2 नंबर बनाने वाले लोग हैं वो सब गायब हो जाएंगे बीच में से। बिल्कुल। अच्छा सर, मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान को कितना अरसा लगेगा ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ये अपना एक मुकाम बना सके इंटरनेशनल मार्केट के बराबर? देखें, अगर तो जैसे इसके पूरे प्रोसेसेस को अगर हम डिज़ाइन करना शुरू करें ना, दैट विल टेक 2.5 years एटलीस्ट, 2 to 3 years। यानी अगर हम इसको अब शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि हम 4 से 5 साल के अंदर उस लेवल पे होंगे कि दुनिया के साथ खड़े हो जाएंगे जाके। मतलब ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चाहिए। तो हुकूमत इस हवाले से सिंसियर भी है या नहीं? पता नहीं अभी तक इस चीज़ में। वही बात, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जो माशाल्लाह काम कर रहे थे KPK में, क्योंकि KPK हमारे बाकी सूबों से बहुत IT में एडवांस था, लेकिन अब वो चीज़ें रुकी हुई हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरफ जाते हैं आगे, अल्लाह ताला खैर फरमाए। सर अगर हम मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक की हुकूमतों की बात करें तो आप किस हुकूमत को कहेंगे कि वो सिंसियर नज़र आई है पाकिस्तान में IT सेक्टर को प्रमोट करने में? ये वाली मुशर्रफ नहीं, ये वाली PTI। जी हाँ, उसकी रीज़न ये बिकॉज ये कुछ लोग जो हैं ये कुछ नया लेके आना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, वो यानी रुकावटें भी आती हैं, यानी कि मैं उस पॉलिटिक्स में बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कुछ सिंसियरली कुछ नई चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं। वैसे तो मुशर्रफ दौर से आज तक की अगर हम सिर्फ चेंजेस देखें ना, 20 साल, वो एक बड़ा लंबा, बहुत चेंजेस हुई हैं, लेकिन एक जो नई चीज़ों को लाने की बात कर रहे हैं, जैसे एजुकेट करने की बात हो रही है, फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, सो दिस इज़, यानी वो हमें अभी सुनने को मिल रही है। इससे पहले तो लोग नहीं बात करते थे इन चीज़ों को। ठीक सर, क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो आपको क्या नज़र आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में? अंधेरा, मतलब इसका कोई आगे ग्रोइंग मेरे हिसाब से, मेरा नहीं ख्याल। यानी ग्रो, देखें ग्रो किसको कहते हैं? ग्रो मेरे हिसाब से उस चीज़ को कहते हैं जो कल को जाके लोगों को बेनिफिट देना शुरू कर दे। हाँ, अगर आपको ये लगता है यानी कि ग्रो वो है कि जिसकी प्राइस कहाँ पे चली जाएगी, तो जाहिर है मैं तो ना ट्रेडर हूँ, ना मैंने कभी इसमें इन्वॉल्वमेंट की है, तो उसका तो मुझे वैसे भी नहीं अंदाजा कि वो क्या करेगी। लेकिन अगर वैसे बात करें कि लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचाएगी, मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। ठीक सर, अगर हम अपनी डिजिटल करेंसी बनाएं पाकिस्तान में, तो उसके लिए सबसे पहला जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो क्या है? उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना, नंबर 1। अच्छा, अगर आप लॉजिकल बात करें तो मेरा ख्याल है कि लोगों को उस अवेयरनेस देना कि जी ये जो चीज़ आ रही है ना, ये आपको फ़ायदा दे सकती है आगे से। ठीक, वो अवेयरनेस ही नहीं है अभी लोगों में। यानी मैं अगर सपोज करें किसी देहात में जाके किसी को कहूँ ना कि यार ये तुम रख लो, ये वॉलेट रख लो, कहेगा ये क्या है, ये क्यों मैं रख लूँ? ठीक है ना, तो हमें हर बंदे को उस लेवल पे लेके आना है।
ठीक। और वो चेंज, वही बात अपने आप से स्टार्ट होती है। यानी कि मेरे पास अगर एक नॉलेज है, मैं आपको दूंगा, आप उनको देंगे, वो उनको देंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए ये चीज़। और गवर्नमेंट को इस लेवल पे अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़्यादा करने चाहिए। ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अहमद मंजूर साहब, पीबीआई के फाउंडर। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस प्रोग्राम के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।